आवाज से जुड़ा एक गहरा राज, कम्बल की दिल को छू लेने वाली कहानी। अपने बेडरूम से आती गाने की आवाज सुनकर कम्बल तड़प उठा था। तेज कदमों से चलकर बेडरूम में पहुंचा तो देखा सामने टेबल पर रखे म्यूजिक सिस्टम की तेज आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। गाना वही था जिसे सुनते ही उसका रोम रोम जैसे अपराध भाव से भर जाता। उसका मन गुनाह के बोझ से दबने लगता, आंखें नम हो जाती और दिल बेचैन हो उठता। मेरे महबूब, कयामत होगी, आज रुस्वा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। गाने के स्वर कम्बल के कानों में पिघले शीशे के समान फैले जा रहे थे। उसने दोनों हाथों से कानों को बंद कर लिया। पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो उठा। तभी गाने की आवाज आनी बंद हो गई। उसने चौंक कर आंखें खोली तो सामने विशाखा खड़ी थी। कम्बल, यह क्या हो गया तुम्हें? विशाखा उसके चेहरे से पसीना पोंछती घबराए स्वर में बोली। तुम जानती हो विशाखा, यह गाना मेरे दिल और दिमाग को झंझर कर रख देता। फिर क्यों सुनते हो यह गाना? कम्बल अब तक कुछ संयमित हो चुका था। मुझे माफ कर दो कम्बल, गाना सुनकर मैं बंद करने आ रही थी पर शायद मुझे देर हो गई। विशाखा के चेहरे पर गहरे अवसाद की छाया लहरा रही थी। बुरा मान गई विशाखा। दरअसल गलती मेरी ही है। इसमें तुम्हारा क्या दोष है? कहकर कमल कमरे से बाहर निकल गया। विशाखा उसके पीछे आई तो देखा वह गाड़ी लेकर जा चुका था। वह जानती थी कि अक्सर कमल ऐसे में लंबी ड्राइव पर निकल जाता है। वह एक गहरी सांस लेकर घर के अंदर चली गई। दिशाविहीन और उद्देश्यविहीन गाड़ी चलाते हुए कम्बल की यादों में एक चेहरा आने लगा। वह चेहरा था शैलजा का। शैलजा, विशाखा की चचेरी बहन। विशाखा के चाचा चाची दूसरे शहर में रहते थे। कम्बल और विशाखा की शादी में बहुत चाह कर भी उसके चाचा अपनी नौकरी की वजह से शामिल नहीं हो सके थे और शैलजा के भी इम्तिहान हो रहे थे। कम्बल की मुलाकात शैलजा से 2 साल पहले विशाखा के छोटे भाई मुकुल की शादी में हुई थी। शैलजा ने अपने सहज और सरल स्वभाव से पहली ही मुलाकात में कम्बल का ध्यान आकृष्ट कर लिया। शादी का घर, रात दिन चहल पहल, गपशप में ही सारा समय कट जाता था। बारात चलने की तैयारी हो रही थी। दूल्हा सज रहा था। बड़ी बहन विशाखा के उपस्थित रहने पर भी शैलजा ने ही ज्यादातर रस्में निभाई थी क्योंकि मुकुल का विशेष आग्रह था। मुकुल और शैलजा की शुरू से ही अच्छी खासी जमती थी। विशाखा अपने हठी और रूखे स्वभाव की वजह से हंसी ठिठोली वाले माहौल से कुछ अलग ही रहा करती थी। कम्बल मित्रमंडली में बैठा बतिया ही रहा था कि मुकुल की आवाज सुनाई दी। अरे जीजाजी, वहाँ क्या कर रहे हैं? जरा यहाँ आइए और मामला सुलझाइए। दूल्हे को काजल लगाने का प्रश्न था। मुकुल ने कहा था कि जो बारीक लगा सकेगा वही लगाएगा। विशाखा ने भी स्पष्ट कर दिया था कि यह तो शैलजा ही बेहतर कर सकती है, सो वही करे। शैलजा ने शर्त रखी, काजल लगाने का मेहनताना क्या मिलेगा? कम्बल अब इस चुहलबाजी का हिस्सा बन चुका था। बोला, मुँह मांगा। शैलजा बनावटी गुस्सा दिखाते हुए बोली, आपसे नहीं पूछ रही हूँ। अच्छा ठीक है, जो चाहो सो ले लेना, मुकुल बोला। कम्बल फिर शैलजा को छेड़ते हुए बोला, इन्हें जो चाहिए मैं जानता हूँ। अगले साल इनकी शादी में भी आना होगा। शैलजा से कुछ कहते न बना। अंत में काजल विशाखा ने लगाया। कम्बल का मजाक चलता ही रहता था। शैलजा खींच उठती थी तो वह चुप हो जाता था क्योंकि उसकी कोई साली नहीं थी, इसलिए वह शैलजा से ही दिल खोलकर मजाक करता। इसी तरह एक दिन दानदहेज पर कोई चर्चा चल रही थी। कम्बल बोला, कहते हैं पुराने जमाने में दास दासियां भी दहेज में दी जाती थी।
और सालियां भी, किसी की आवाज आई। हाँ, वे भी दहेज में दी जाती थी। विशाखा की माँ ने समर्थन किया। कंवल को मसाला मिल गया। कहने लगा, इसका मतलब अब तो शैलजा पर मेरा पूरा अधिकार है। वह मेरे दहेज की साली जो है। चारों तरफ हंसी के ठहाके गूंज पड़े। शैलजा कुछ नाराज सी हो गई। चूंकि वह दहेज के विरुद्ध बोल रही थी, पर कंवल की बात की वजह से उसका भाषण ही बंद हो गया। कंवल जब कभी मूड में होता तो कहता, मुकुल, तुम लोग शैलजा से बोलने से पहले मुक्का से पूछ लिया करो। क्यों जीजाजी, ऐसी क्या बात हो गई? शैलजा मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। मैं क्यों? विशाखा दीदी है आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी, शैलजा गुस्से में कहती। वह तो है ही, और तुम भी। सबकी हंसी में शैलजा का गुस्सा खत्म हो जाता। 3 से 4 दिन बाद मुकुल अपनी पत्नी के साथ 2 हफ्ते के लिए बाहर घूमने गया। विशाखा के माता पिता और चाचा चाची ने भी शहर के पास के ही तीर्थ घूमने का मन बना लिया। शैलजा जाना नहीं चाहती थी, तो विशाखा ने उसे अपने घर चलने का सुझाव दिया। थोड़ी नानुकर के बाद शैलजा मान गई। कंवल के घर में शैलजा काफी खुश रही। विशाखा अपनी सहेलियों, शॉपिंग और किट्टी पार्टियों में व्यस्त रहती थी। शैलजा का दिल इन सब में नहीं लगा था, इसलिए वह कंवल के साथ शहर घूमने चली जाती। शैलजा का उन्मुख व्यवहार, खुशमिजाज स्वभाव, हर विषय पर खुलकर बोलने और सबसे बढ़कर कंवल के साथ रहकर वह कंवल को काफी हद तक जानने लगी थी। इन्हीं सब बातों की वजह से कंवल उसमें वह मित्र तलाशने लगा था जिसकी तलाश विशाखा में कभी पूरी नहीं हुई थी। एक दिन जब विशाखा घर पर नहीं थी, तब शैलजा ने दोपहर का भोजन टेबल पर लगाकर कंवल को आवाज दी। कंवल आया तो शैलजा को देखकर ठगा सा रह गया। क्या हुआ जीजाजी, ऐसे क्या देख रहे हो? शैलजा ने उसे यूं खुद को देखते हुए पूछा। अरे शैलजा, तुम तो साड़ी में बहुत अच्छी लगती हो। इस साड़ी में तो तुम बिल्कुल विशाखा जैसी दिख रही हो। छोड़िए जीजाजी, कहाँ विशाखा दीदी और कहाँ मैं। आप खाना खाइए। उस दिन तो बात आई गई हो गई, पर बातों ही बातों में कंवल ने शैलजा से वादा ले लिया कि जितने भी दिन शैलजा यहाँ रहेगी साड़ी ही पहनेगी। एक दिन सुबह की चाय के समय विशाखा ने बताया कि मुकुल और नीना वापस आ चुके हैं और उसने उन्हें आज रात के खाने पर बुलाया है, पर उसे आज कहीं जरूरी काम से जाना है, इसलिए खाना बाहर से मंगा लिया जाए। इस पर शैलजा बोल उठी कि बाहर से खाना मंगवाने की क्या जरूरत है, उसे सारा दिन काम ही क्या है, खाने का सारा इंतजाम वह कर देगी। शाम होते होते मुकुल और नीना आ गए। विशाखा अभी तक घर नहीं आई थी। मुकुल ने गुलाब जामुन खाने की फरमाइश की तो शैलजा सोच में पड़ गई। उसने तो गाजर का हलवा बनाया था। नैना मुकुल के साथ घर देखने लगी। इसी बीच किसी को पता ही नहीं लगा कि कब शैलजा गुलाब जामुन लेने बाहर चली गई। तभी विशाखा आ गई। वह सीधी रसोई में खाने का इंतजाम देखने चली गई। रसोई से बाहर आकर उसने ऊपर से सभी की सम्मिलित हंसी सुनी तो समझ गई कि मुकुल और नीना आ चुके हैं और सभी लोग ऊपर के कमरे में हैं। उसने सोचा पहले कपड़े बदल ले, फिर सभी से मिलेगी। यह सोचकर वह बेडरूम में कपड़े बदलने चली गई। इतने में कंवल भी बेडरूम में अपना कुछ पुराना एल्बम लेने आ गया। तभी नीना घूमते हुए उसके बेडरूम के आगे से गुजरी तो उसने देखा कि कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला है और कंवल ने किसी को बाहों में घेरे के ले रखा है। विशाखा दीदी तो घर में है नहीं, फिर यह कौन है? अरे, यह तो शैलजा है, उसी ने तो पीली साड़ी पहन रखी है। छी, शैलजा और जीजाजी को तो किसी बात की शर्म ही नहीं है। यह देख और सोच कर नैना का दिल बिल्कुल उचाट हो गया।
उसने मुकुल से कहा कि उसकी तबीयत बहुत खराब हो रही है और वह अभी इसी वक्त घर पर जाना चाहती है। मुकुल ने कहा यदि वह ऐसे बिना खाना खाए चले गए तो सभी को बहुत बुरा लगेगा। बेहतर होगा कि वह बाथरूम जाकर हाथ मुंह धो ले तो कुछ अच्छा महसूस करेगी। नीना बेमन से हाथ मुंह धोने चली गई। बाहर आई तो उसे सभी दिखाई दिए। उस दिन नीना खाने में कोई स्वाद न महसूस कर सकी। अगले ही दिन मुकुल के माता पिता और चाचा चाची वापस आ गए। चाचा चाची वापस जाने का कार्यक्रम बनाया तो नीना बोली, सही है चाची जी, वैसे भी जवान लड़की का ज्यादा दिन किसी के घर रहना ठीक नहीं है। चाची अवाक सी हो नीना का मुंह देखने लगी। नीना उठकर जाने लगी तो उन्होंने उसका हाथ पकड़कर बैठा लिया और जो उसने कहा था उसका मतलब जानने की इच्छा जताई। नीना ने पिछली रात की सारी घटना उन्हें बता दी। चाची सुनकर हैरान हो गई। कंवल का स्थान उनकी नजरों में बहुत ऊंचा था। उन्होंने फौरन शैलजा को वापस आने के लिए फोन कर दिया। उधर शैलजा अपनी मां की आवाज सुनकर बहुत खुश हुई और जाने की तैयार करने लगी। कंवल उसे छोड़ने जाने के लिए तैयार होता उससे पहले शैलजा ने बताया कि मां ने कहा है कि मुकुल लेने आ रहा है, वह छुट्टी न करे और ऑफिस जाए। शैलजा को जाने की तैयारी करते देखकर कंवल का मन अचानक भारी हो उठा। शैलजा ने भी कंवल का चेहरा देखा तो उसकी आंखें भर आईं। उसने माहौल को हल्का करने के लिए कंवल से कहा, चलिए जीजाजी, अब ना जाने कब मुलाकात हो, इसलिए जाने से पहले वह गाना सुना दीजिए। कंवल की आवाज अच्छी थी, मेरे महबूब कयामत होगी। शैलजा का पसंदीदा गाना था और यह गाना वह कंवल से अक्सर सुना करती थी। एक हफ्ते बाद जो हुआ उस पर किसी को भी सहसा विश्वास न हुआ। शैलजा ने आत्महत्या कर ली थी। मरने से पहले वह कंवल के नाम की चिट्ठी छोड़ गई थी जो विशाखा को उसकी मृत्यु के बाद उसकी अलमारी में मिली थी। विशाखा ने चिट्ठी पढ़ी तो हैरान रह गई। उसने कंवल को भी वह चिट्ठी पढ़वाई। चिट्ठी में लिखा था, आदरणीय जीजाजी, बहुत सोचने पर भी मुझे आपके और मेरे बीच कोई ऐसा संबंध दिखाई नहीं दिया जिस पर मुझे शर्म आए, पर न जाने किसने मेरे माता पिता को आपके और मेरे नाजायज संबंध की झूठी बात बताई है। मैंने अपने माता पिता को समझने की बहुत कोशिश की परंतु उन्होंने मेरी किसी बात पर विश्वास नहीं किया। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा है कि क्या मेरा पालन पोषण उन्होंने इसलिए किया था कि बड़ी होकर मैं उनके नाम पर कलंक लगाऊं? क्या मैंने आपसे संबंध बनाते वक्त विशाखा दीदी का भी ख्याल नहीं किया? जीजाजी, आप जानते हैं कि आपके और मेरे संबंध पवित्र है, फिर यह मुझ किस बात की सजा दी जा रही है? इस ग्लानि के साथ जीना मेरे बस में नहीं है। यदि मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं विशाखा दीदी और आपसे माफी मांगती हूँ। शैलजा। चिट्ठी पढ़कर का कंवल और विशाखा ने शैलजा के माता पिता से बात करने का विचार किया। शैलजा की मां ने स्पष्ट शब्दों में नीना का नाम लिया और कहा कि उसने खुद कंवल और शैलजा को आपत्तिजनक अवस्था में देखा था। कैसी बात कर रही हो नीना? तुम कंवल पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। उस दिन कंवल के साथ बेडरूम में मैं थी न कि शैलजा, विशाखा गुस्से में बोली। नहीं दीदी, आप तो घर पर ही नहीं थी। और फिर शैलजा ने उस दिन पीली साड़ी पहनी हुई थी और मैंने उसी को जीजाजी के साथ देखा था। नीना अपनी बात पर अडिग थी। तब विशाखा सारी बात समझ गई। उसने नीना को बताया कि वह घर आ चुकी थी और सबसे मिले बिना ही कपड़े बदलने चली गई। इसलिए नीना को लगा कि विशाखा घर पर नहीं है और उस दिन विशाखा घर से पीली साड़ी पहनकर ही गई थी और उसे ही बदलने के लिए वह बेडरूम में गई थी। उस वक्त शैलजा घर पर ही नहीं थी।
वह तो मुकुल के लिए मिठाई लेने बाहर गई हुई थी। नीना जैसे अर्श से फर्श पर गिरी हो वह कंबल के पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दीजिए जीजाजी, यह अनजाने में मुझसे कैसी गलती हो गई जिसका पश्चाताप तो मैं अब मर कर भी नहीं कर सकती। कंवल ने उसे पैरों से उठाया। उसे कुछ कहने के लिए कंवल के पास शब्द नहीं थे। शाम का धुंधल का छाने लगा था। कंवल वापस घर आ गया था पर शैलजा की मौत से लेकर आज तक यही सोचता आया कि उसकी मौत का गुनहगार कौन है। क्या नीना, जिसकी सिर्फ एक गलतफहमी ने उसके और शैलजा के रिश्ते को अपवित्र किया, या फिर शैलजा के माता पिता जिन्हें अपनी परवरिश पर विश्वास नहीं था, या फिर विशाखा जिसने सदा कमल को अपनी मनमर्जी से चलाना चाहा, जिसके सानिध्य में कमल कभी संतुष्ट नहीं हो सका, या फिर शैलजा जिसने बात की गहराई में जाए बिना भावनाओं में बहकर अपना जीवन समाप्त करने का फैसला किया, या फिर कमल खुद जिसने अपनी खुशी के लिए शैलजा से साड़ी पहनने का वादा लिया था। आखिर कौन था असली गुनहगार?